नमस्कार विद्यार्थियों, काव्य क्लासेस गुना के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सभी, आप बता दीजिएगा। मैं स्वस्थ हो गया हूं, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लगभग 10-11 दिन बाद में। और आज अपना विषय है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र केवल यहाँ श्रवण कौशल मैंने लिखा है, लेकिन कितनी सारी चीज़ों को अपन यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्र केवल रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। शिक्षा शास्त्र यहाँ पर रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। तो आगे देखिएगा। भाषाई शुद्ध शब्द की बात करें तो अपन इनको ये लिख सकते हैं ऐसे, भाषाई। ठीक है, भाषाई कौशल, और भाषाई कौशल में भी बात कर रहे हैं, श्रवण कौशल की बात कर रहे हैं। एक एक तथ्य को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, आत्मसात कीजिएगा। अपन बात कर रहे हैं किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट या रीट या वर्ग 1, वर्ग 2, राजस्थान में भी आरपीएससी की बात करें, सभी का अभिवादन मैंने स्वीकार कर लिया है। अब अपन सीधी पढ़ाई की बात करते हैं। अब यहां पर बात करें, अपना आज का विषय है भाषाई कौशल। कौन से कौशल? भाषाई कौशल। भाषाई कौशल की बात करें तो देखिएगा, भाषाई कौशल एक शब्द तो भाषा के बारे में व्यापक अपन अध्ययन कर चुके हैं। इससे पूर्व 3 क्लासेज अपनी हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित 3 कक्षा हो चुकी है। यह अपनी हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित चौथी कक्षा है और यहाँ पर भाषाई कौशल का अपन अध्ययन करने वाले हैं। एक शब्द तो यहाँ पर भाषा शब्द आ रहा है, एक शब्द आ रहा है कौशल। कौशल शब्द की बात करें तो एक तो होता है कि कुशल शब्द में अप्रत्यय अपन जोड़ दें, कुशल। कुशल शब्द में अप्रत्यय के योग से कौशल शब्द निर्मित होता है। और भाषाई कौशल की बात करें तो 4 भाषाई कौशल आप पढ़ रखे होंगे। भाषाई कौशल, तो प्रश्न आपसे पूछा जाए, अब आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि कौशल का तात्पर्य कुशलता से है, निपुणता से है। और कुशलता जब आती है, ऐसे नहीं आती है कुशलता। कुशलता जो आती है वह आती है बच्चों अभ्यास के माध्यम से। किसके माध्यम से आती है? अभ्यास के माध्यम से। यदि आप हिंदी साहित्य में आपने अमीर खुसरो को पढ़ा है तो अमीर खुसरो ने पहेलियां और मुकरियां लिखी है। पहेलियां और मुकरे लिखी, और 2 शकुने भी लिखे हैं, ढकोसले भी लिखे हैं। वहां पर देखिएगा, अमीर खुसरो लिखते हैं, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, पान सड़ा क्यों। यानी 2 या 2 से प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, पान सड़ा क्यों। एक ही उत्तर निकलेगा, फेरा न था। क्या नहीं किया था? फेरा न था। तो बार बार चीजों को अपन पलटते हैं, बार बार चीजों को अपन देखते हैं, बार बार चीजों का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास के माध्यम से एक स्किल अपने अंदर डेवलप होती है। तो अपन भाषाई कौशल की बात कर रहे हैं। केवल भाषा को बोल लेना कौशल नहीं कहलाएगा। केवल भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, भाषा में निपुणता आना, और ये बार बार अभ्यास के द्वारा आती है, अनवरत प्रक्रिया के द्वारा आती है। ऐसा नहीं है। हाँ, फेरा न था। आवाज नहीं आ रही? आ रही है भाई, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आवाज भी आएगी। तो कुशलता और अभ्यास यदि आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो फिर अभ्यास का महत्व आपको पता चल ही गया होगा। कि अभ्यास की बात करना चाहें तो अभ्यास यहां पर देखिएगा, थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक अधिगम के सिद्धांत। थॉर्नडाइक में आपने पढ़ा होगा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा।
प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। यदि आप अभ्यास कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फल प्राप्ति ही सही होगी। आपका अभ्यास सही दिशा में जाएगा या फिर आपको उचित पुनर्बलन मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभ्यास आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभ्यास बिल्कुल सही हो जाएगा और सही चीजें आपको मिल पाएगी। अभ्यास के माध्यम से भी अपन गलतियां होती है और बार बार गलतियां करते करते अपनी सही अनुक्रिया के द्वारा चीजें अच्छी हो जाती है। तो भाषाई कौशल में कौशल तब कहलाएगा जब उसमें कुशलता आएगी, और कुशलता आती है अभ्यास के माध्यम से। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, 5 गौण नियम हैं, तो वहां भी इनका एक नियम आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कुशलता लाने के लिए अभ्यास आवश्यक है, अभ्यास। अब भाषाई कौशल की अपन बात करें बच्चों, तो देखिएगा चलिए भाषाई कौशल। अब प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि भाषाई कौशलों का प्राकृतिक क्रम क्या है। भाषाई कौशलों का प्राकृतिक प्राकृतिक क्रम, भाषाई कौशलों का सार्वभौमिक क्रम, भाषाई कौशलों का सार्वभौमिक क्रम, प्राकृतिक क्रम, सार्वभौमिक क्रम या स्वाभाविक क्रम। भाषाई कौशलों का प्राकृतिक, सार्वभौमिक या फिर स्वाभाविक क्रम क्या है। स्वाभाविक क्रम क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप एक ही प्रश्न के माध्यम से दे सकते हो, एक ही उत्तर के माध्यम से दे सकते हो। भाषाई कौशलों का प्राकृतिक, सार्वभौमिक और स्वाभाविक क्रम की बात करें, ध्यान पूर्वक सुनते जाइएगा। हाँ, तो स्वाभाविक क्रम की बात करें, सभी को पता है सुनना क्या है, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, और बालक सुना बोला भी होता है और पढ़ा लिखा भी होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह भाषाई कौशलों का प्राकृतिक क्रम है, स्वाभाविक क्रम है। और यह क्रम देने वाले कौन है। तो भाषाई कौशलों का प्राकृतिक और स्वाभाविक क्रम की बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह जो क्रम दिया है फ्रोवेल ने दिया है बच्चों। किन्होंने दिया है, यह क्रम फ्रोवेल ने दिया है। फ्रोवेल आपको पता है सर किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। हाँ सर, फ्रोवेल किस विधि के जनक हैं। तो फ्रोवेल किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। फ्रोवेल किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। आप ध्यान रखिएगा, किंडरगार्टन यह प्रश्न पूछा जाता है, यह किस भाषा का शब्द है। तो यह जर्मन भाषा का शब्द है। और आपको पता होगा कि फ्रोवेल ने 4 से 8 वर्ष के बालकों को 4 से 8 वर्ष के बालकों को किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो क्रम आप ध्यान रखिएगा फ्रोवेल का है। और किंडरगार्टन विधि के जनक भी कौन है, फ्रोवेल है। किंडरगार्टन विधि के जनक भी कौन है, फ्रोवेल है। भाषाई कौशलों का प्राकृतिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। संस्कृत में इन्हें क्या कह सकते हैं। तो संस्कृत में अपन बात करें तो देखिएगा, सुनना को अपन बोल सकते हैं श्रवण कौशल। क्या बोल सकते हैं, श्रवण कौशल बोल सकते हैं। बोलना को बोल सकते हैं भाषण कौशल बोल सकते हैं। पढ़ना को क्या बोल सकते हैं, सरपठन कौशल बोल सकते हैं। और लिखना को क्या बोल सकते हैं, सरलेखन कौशल बोल सकते हैं। तो संस्कृत में भी आप यह क्रम देख सकते हो। अंग्रेजी में तो भाषाई कौशल तो सभी जगह वही आना है, सेम रहेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। अब फ्रोवेल के अनुसार तो आप बता ही दोगे कि सर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, लेकिन भाषाई कौशलों का जो क्रम तो एक तो क्या है, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये तो खैर फ्रोवेल के अनुसार है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि मोंटेसरी ने भाषाई कौशलों का क्या क्रम बताया है।
मारिया मोंटेसोरी ने भाषाई कौशलों का क्या क्रम बताया है? तो मोंटेसोरी के अनुसार भी ध्यान रख लीजिएगा। मोंटेसरी मोंटेसरी की एक विधि तो आपको पता है, साहचर्य विधि, मोंटेसरी विधि, या फिर आप देखिएगा मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम क्या होगा। तो इन्होंने भाषाई कौशलों का क्रम जो बताया है वह इस प्रकार है। ये मानती है कि बालक ठीक है, सुनना सीखता है, परिवार से सीख लेता है, बोलना भी परिवार से सीख लेता है, दोनों जगह तो कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन इन्होंने फिर क्रम चेंज कर दिया है। हाँ बिल्कुल, सुनना बोलना, फिर इन्होंने जो क्रम लेकर आई है कि पहले बालक को लिखना सिखाना चाहिए और उसके बाद में पढ़ना सिखाना चाहिए। तो सुनना बोलना लिखना पढ़ना ये चेंज किया है, और ये भी प्रश्न रीट में काफी पूछा जा चुका है। तो वैसे तो पहला तो होता है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। सुबोपली, सुना बोला होता है बालक, पढ़ा लिखा होता है। मोंटेसरी कहती है कि हाँ ठीक है, बालक सुनना सीखता है, बोलना इसके बाद में, पढ़ना बाद में है, लिखना पहले है। ठीक है, मोंटेसरी के बारे में भी एक दो चीजें और पूछी जाती है, उसका भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। जैसे अपन बात करें, मोंटेसरी ज्यादातर बालक की ज्ञानेंद्रिय विकास पर ज्यादा जोर देती है। बालक के ज्ञानेंद्रिय विकास की बात करती है मोंटेसरी, बालक के ज्ञानेंद्रिय विकास की बात करती है। फिर आपको ध्यान रखना है आगे कि इन्होंने 3 से 6 वर्ष के बालकों को पढ़ाने के लिए इटली में एक बाल घर की स्थापना की थी। इटली में एक बाल घर की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? मारिया मोंटेसरी ने। ठीक है, तो 2 प्रश्न ही अब तक पढ़ पाए हैं अपन। अब तक केवल 2 ही प्रश्न पढ़ पाए हैं। एक तो भाषाई कौशलों का प्राकृतिक क्रम, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, और वो फ्रोवेल का है। और मोंटेसरी की बात करें तो इन्होंने कहा कि सुना बोला होता है, लेकिन बालक पहले लिखना सीखता है फिर पढ़ना सीखता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो पुनः अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक में यहां पर सारणी बना देता हूं, और सारणी में आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। सारणी बनाने से पूर्व 2-4 तथ्य आप और याद कर लीजिएगा। एक बात तो यह स्थायी रूप से याद रखिएगा कि बात यह है कि भाषाई कौशलों का विकास, भाषाई कौशलों का विकास भाषाई कौशलों का विकास कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। कहाँ तक? कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। पहले कॉपी पेन लेकर आप भी बैठ जाइएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं नोट्स लिख रहा हूँ, पीपीटी यहाँ पर अपन बात नहीं कर रहे हैं। भाषाई कौशलों का विकास कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो फिर व्याकरण की शिक्षा दी जाएगी कक्षा 6 से। फिर एक बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, भाषाई कौशलों का विकास कब तक हो जाना चाहिए? कक्षा 5 तक। अगली बात पर आप ध्यान दीजिएगा। बात यह है कि भाषाई कौशलों का विकास सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। भाषाई कौशलों का विकास किधर से किधर होना चाहिए? भाषाई कौशलों का विकास सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। तो देखिएगा, फिर सबसे सरल कौशल कौन सा आ गया सर? सबसे सरल कौशल तो फिर सुनना आ गया। फिर सबसे जटिल की बात करें तो फिर लेखन आ गया, लिखना। इस तरह से भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए बच्चों कि जैसे सबसे पहले जैसे श्रवण कौशल आ गया, सुनना बोलना पढ़ना, और फिर लेखन कौशल आ गया। यहां पर देखिएगा कि अपन बात करें सुनना, फिर बात करें बोलना, फिर बात करें पढ़ना, और फिर बात करें यहां पर किस कौशल की बात करें? लिखना। देखिएगा, सबसे सरल कौशल तो सुनना है और सबसे जटिल कौशल कौन हो जाएगा? लिखना है।
अब एक सारणी आप बना सकते हो और सारणी में आपको बना देता हूं, आप भी बना लीजिएगा साथ के साथ। यहाँ तो अपन लिखेंगे बच्चों कौशल। कितने कौशल हो गए? 4 कौशल हो गए। यहाँ तो मैं लिख रहा हूं कौशल। प्रत्येक कौशल का यदि अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है कक्षा में, अध्यापन कार्य कक्षा में करवाया जा रहा है, तो फिर कौशल का महत्व बहुत ज्यादा है। कौशल, लेकिन देखो एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, देख किसको उत्तर आता है। प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूं, यह प्रश्न है, भाषाई कौशल नहीं है, भाषाई कौशल नहीं है, बताइएगा। अभी तो विकल्प लिख दूं फिर बताना ना। भाषाई कौशल नहीं है, ए, बी, सी और डी। हालांकि पढ़ाने के बाद भी लास्ट में आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, भाषाई कौशल नहीं है, तो भाषाई कौशल सुनना, तुलना कौशल, बोलना कौशल, यहां पर बात करें अपन प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल, या फिर अपन बात करें यहां पर लेखन कौशल, लिखना। सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा सरल सा प्रश्न है। क्या उत्तर आता है आपका, बताइएगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, क्या उत्तर आता है? इतना सिंपल प्रश्न है ना सर, बताइएगा। तो फिर ये कौन सा कौशल है? ये भाषाई कौशल तो नहीं है, तो बताइएगा यह कौन सा कौशल है, बताइएगा यह कौन सा कौशल है। सर भाषाई कौशल तो नहीं है, तो फिर बताइए ना कौन सा कौशल है। भाषाई कौशल नहीं है, बिल्कुल आपने उत्तर तो बिल्कुल सही बता दिया, क्योंकि आपको पता चल ही रहा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषाई कौशल है। ये ध्यान रखिएगा, ये अध्यापन संबंधी कौशल है, ये अध्यापन संबंधी कौशल है। कौन सा कौशल है? ये अध्यापन। और अध्यापन संबंधी कौशल, अध्यापन संबंधी कौशलों का विकास किसमें होगा? सर जो पढ़ाएगा उसी में तो होगा। अध्यापन संबंधी कौशल है ये। और अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास के लिए बच्चों एक विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म शिक्षण। कौन सी विधि? अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण विधि में काफी प्रश्न में आपको लेकर आने वाला हूं बहुत जल्दी, उसको थ्योरी भी पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण विधि आप ध्यान रखिएगा, यह प्रशिक्षण की विधि है। किसकी विधि है? ये अध्यापन की नहीं है, ये सॉरी, यह प्रशिक्षण की विधि है। यह कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य की विधि नहीं है, अध्यापन संबंधी विधि है। हाँ, प्रस्तावना प्रश्न कौशल में 3 से 4 प्रश्न पूछता है। प्रस्तावना कौशल का विकास जो होता है बच्चों माइक्रो टीचिंग विधि के माध्यम से होता है। और सूक्ष्म शिक्षण विधि से, तो सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण का तात्पर्य माइक्रो टीचिंग मेथड है, MICRO, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। अब आपसे पूछ ले, हाँ एक प्रश्न ये भी आता है कि माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसकी है। यदि माइक्रो टीचिंग बुक आपसे पूछ ले, बुक, कि माइक्रो टीचिंग बुक किसने लिखी है, तो आप बता दीजिएगा एलियन ने लिखी है, DW एलियन ने लिखी है। माइक्रो टीचिंग पुस्तक एलियन की है। तो अब प्रशिक्षण से संबंधित ये अध्यापन संबंधी कौशल ध्यान रखना। जैसे अध्यापक श्याम पट का प्रयोग करता है तो श्याम पट कौशल आता है, प्रस्तावना कौशल आता है, प्रश्नोत्तर कौशल आता है, व्याख्या कौशल आता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल आता है। जब अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते विभिन्न मुख मुद्रा, भावभंगिमाएं, पद संचालन, हाथों का संचलन करता है, हाथों का संचलन करता है, लचकदार संचलन नहीं करता, हाथों का संचलन करता है, तो फिर यह अध्यापन संबंधी कौशल तो है ही सही। लेकिन जब अध्यापक विभिन्न मुख मुद्राएं, भावभंगिमाएं, नेत्रों का संचालन, सांकेतिक भाषा या फिर पद संचालन करता है, घूम घूम कर कक्षा में पढ़ाता है, वह उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आते हैं। और उद्दीपन परिवर्तन कौशल,
उद्दीपन परिवर्तन कौशल भाषाई कौशल नहीं है, अध्यापन संबंधी कौशल है, पुनर्बलन कौशल। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक मैं सारणी बना रहा हूं, सारणी को आप भी लिख लीजिएगा, है ना। एक तरफ तो अपन यहां पर लिख रहे हैं कौशल, क्या लिख रहे हैं, एक तो अपन लिख रहे हैं यहां पर कौशल। प्रत्येक कौशल को छात्रों में कक्षा 1 से 5वीं तक आपको पता है सभी कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। इन सभी कौशलों का विकास करने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य तो जरूर होगा। मनुष्य की कोई भी प्रक्रियाएं निरुद्देश्य नहीं होती है, चाहे काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, उद्देश्य तो उसमें निहित होता ही है। तो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन बात करेंगे आगे जाकर के उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है, तो वो तो अगला विषय रहेगा, लेकिन आप अभी ध्यान पूर्वक सुनेगा। कौशल, प्रत्येक कौशल को कक्षा कक्ष में पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि बालक तो भाषा को घर से भी सीख के आ सकता है। कौशल है, उद्देश्य है। फिर यहाँ पर किस कौशल का संबंध किससे है, ये भी अपन को देखना पड़ेगा कि किस कौशल का संबंध किससे है। और फिर अपन आगे जाकर के देखेंगे कि कौन इनपुट कौशल है, कौन आउटपुट कौशल है। यहाँ पर अपन बात करेंगे आगे कौन इनपुट है, कौन इनपुट कौशल है और कौन आउटपुट है, इन यानी आगत और निर्गत कौशल। ऐसे आप सारणी बना सकते हो, और सारणी बना ली हो बात है, लिख रहे हो साथ के साथ तो और अच्छी बात है। चलिए चलिए बात करते हैं भाषाई कौशलों के संदर्भ में। कितने कौशल हैं, पर 4 कौशल हैं। चलिए अपन यहाँ पर बात करें, सबसे पहले जो कौशल आएगा श्रवण कौशल, यानी सुनना। क्या आएगा, सुनना कौशल। सुनना में आपका उद्देश्य लिखना है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन ही तो रहे हो, और जब आप सुन रहे हो तो आप सुनकर क्या ग्रहण कर रहे हो। तो सुनना कौशल का उद्देश्य क्या हो गया, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। चलिए दूसरे चेंज करते हैं पेन को। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या हो गया, सुनकर सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, आप सुन रहे हो तो क्या उद्देश्य हो गया, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। तो अर्थ ग्रहण कर रहे हो तो इसका संबंध देखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो तो आपको क्या सुनाई दे रही है, सर हमें ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा बच्चों, इसका संबंध हो जाएगा ध्वनि विज्ञान से। किससे हो जाएगा सर, ध्वनि विज्ञान से हो जाएगा। इसका संबंध ध्वनि विज्ञान से हो जाएगा। आप इन कर रहे हो, सुन करके चीजों को इन कर रहे हो, तो फिर यह अर्थ ग्रहण कौशल होगा ना। सुन करके अर्थ ग्रहण कर रहे हो तो यहां पर मैं क्या लिखूं, सर ये तो अर्थ ग्रहण कौशल हो गया। तो अर्थ ग्रहण कौशल हो गया तो इसको अपन कह सकते हैं ग्रहणात्मक कौशल। क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे ग्रहणात्मक कौशल। क्या कहेंगे, ग्रहणात्मक कौशल कहेंगे। ज्ञान आपके पास आ रहा है ना, किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से ज्ञान आपके पास आ रहा है, तो इसे अपन कहेंगे आगत कौशल। क्या कहेंगे, आगत कौशल। निर्गत नहीं कहेंगे, आगत कहेंगे। और बताइएगा इन हो रहा है तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। क्या हो गया, इनपुट हो गया। एक शब्द और ध्यान रखिएगा, आगे मैं नीचे नहीं लिखूंगा, आगत हो गया। आगत के बाद बात करें तो यह इनपुट कौशल है। कौन सा कौशल है, इनपुट कौशल है। और यहां पर आगे अपन बात करें तो यह अदा है। वो वाली अदा नहीं है कि तुम्हारी निगाहें झुककर उठी तो अदा बन गई। अदा का मतलब आगत है। अदा का मतलब क्या है, आगत है। समझ में आ गया। सुनना, सुन करके अर्थ ग्रहण करना इसका उद्देश्य है। ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ कौशल है, ग्रहणात्मक कहा जाता है, आगत, इनपुट, अदा है। अगले कौशल की बात करते हैं। अगला कौशल आता है सुनना के बाद में बोलना। बोलना, बताइएगा बोलकर विचार प्रकट करोगे या नहीं। हाँ सर, बोलकर विचार प्रकट करना। तो बोलना कौशल का उद्देश्य क्या हो गया, बोलकर
विचार प्रकट करना, बोलकर विचार प्रकट करना। यहाँ पर बात करें तो बताइए बोलना भी किस विज्ञान से जुड़ा हुआ कौशल है? तो सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। और यहाँ पर बोल करके विचार प्रकट कर रहे हैं, अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो फिर यह अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया बच्चों। क्या हो गया? अभिव्यक्तात्मक। यह अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया है। यह अपन आगत नहीं है, निर्गत है। कौन सा कौशल है? निर्गत है। यह आउटपुट है, आउटपुट है। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा यह पर्दा है। ये समानार्थी शब्द यहाँ पर आते रहेंगे, इसलिए आपको विस्तार पूर्वक ध्यान रखना है। समानार्थी शब्द यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर तीसरे कौशल की अपन बात करें। तीसरा कौशल आ जाता है बच्चों, उस कौशल का नाम है सुनना, बोलना और पढ़ना। पढ़ना कौशल का उद्देश्य क्या है बताइएगा? पढ़कर भी क्या करोगे? सर पढ़कर हम अर्थ ग्रहण करते हैं। सर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। क्या करना? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मैं आपको समझाऊंगा कि बालक में भाषाई कौशलों का विकास कैसे करना है। अभी तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे उन पर अपन बात कर रहे हैं। पढ़ना कौशल का उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है। अब पढ़ना देखिएगा, आप देख करके पढ़ रहे हो तो देख किस में रहे हो? बुक में, और बुक में छपा हुआ है तो लिपि। तो ध्यान रखिएगा पढ़ना कौशल का संबंध लिपि विज्ञान से है। किस विज्ञान से है? लिपि विज्ञान से है पढ़ना कौशल का संबंध। अब देख लीजिएगा, पढ़कर भी अर्थ ग्रहण कर रहे हो तो अर्थ ग्रहण वाली पूरी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। तो बताइए क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर? सर ग्रहणात्मक होगा क्या? बिल्कुल होगा, ग्रहणात्मक भी होगा। सर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो इनपुट होगा, इनपुट होगा तो फिर देखिएगा अदा होगा, और अदा होगा तो आगत होगा कि निर्गत होगा? सर आगत होगा, ठीक है। अंतिम कौशल की बात करते हैं। अंतिम कौशल जो आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लेखन, यानी लिखना। कौन सा कौशल आएगा? आ जाएगा लेखन कौशल। लिखना ही लिख देते हैं अपन, लिखना है ना। लिखना तो बताइएगा, लिखकर भी अपन बात करें, लिखकर भी अपन विचार प्रकट करेंगे ना। यहां पर हो जाएगा लिखकर विचार प्रकट करना, लिखकर विचार प्रकट करना। लेखन कौशल का उद्देश्य हो गया। लिखना भी किस विज्ञान से जुड़ा हुआ है? सर लिखना भी लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ कौशल है, लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ कौशल है। और पूरी चीजें जो लिपि विज्ञान से जुड़ी है, तो लिखकर विचार प्रकट कर रहे हैं तो यह भी कौन सा कौशल हो गया? अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। हाँ सर। सर आउटपुट हो गया, क्या हो गया? आउटपुट। सर आउटपुट हो गया। अदा या प्रदा, प्रदान कर रहे हैं सर, प्रदा हो गया। सर आगत नहीं है, निर्गत है, निर्गत है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है क्या पूरी? बता दीजिएगा, यह पूरी चीज आपको समझ में आ गई है क्या? बता दीजिएगा। उद्देश्य आपको याद रखना है, उद्देश्य आपको याद रखना है बच्चों। और यह भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा ग्रहणात्मक है। तो देख लीजिएगा, ग्रहणात्मक कौशल सुनना हो गया, ग्रहणात्मक कौशल पढ़ना। तो पहला और तीसरा कौशल तो क्या हो गया? ग्रहणात्मक। अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना हो गया और लिखना हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए
आगे अपन बात करें यहाँ पर एक बार पुनः मैं देख आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक प्रकार से और समझा देता हूँ चीजों को, कितनी बात आपके समझ में आती है। कौन से कौशल की बात कर रहे हैं सर? भाषाई कौशल की बात कर रहे हैं। भाषाई कौशल, सर भाषाई कौशल की बात कर रहे हैं। भाषाई कौशल को आप देख लीजिएगा, दो भागों में मैं पुनः बांट देता हूं और एक अलग प्रकार से दो भागों में बांट देता हूं। अभी अपन ने दो प्रकार से चीजों को देखा है। कुछ कौशल तो आ रहे थे ध्वनि विज्ञान से संबंधित, किससे संबंधित? ध्वनि विज्ञान से संबंधित कुछ कौशल आ रहे थे, कुछ कौशल आ रहे थे लिपि विज्ञान से संबंधित। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौन कौन से हैं और लिपि विज्ञान से संबंधित कौन कौन से हैं, ये आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू संजय जी। इसका बता दीजिएगा। यहाँ पर ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए दो कौशल है। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देखो और माइंड में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं चीजों का। ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए दो कौशल है, सुन रहे हो तब भी ध्वनि आ रही है और बोल रहे हो तब भी ध्वनि का महत्व ज्यादा है ना? आप मुझे बताइएगा कि ध्वनि आप सुन रहे हो, क्या ध्वनि आपको दिख रही है क्या? क्या ध्वनि का रूप रंग आकार प्रकार है क्या? बताइएगा। क्या ध्वनि को आप देख पा रहे हो क्या? क्या रूप रंग है क्या? क्या आकार प्रकार है क्या? नहीं सर, ध्वनि तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज तो केवल सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर ध्वनि विज्ञान की बात करें तो ध्वनि बताइए मूर्त होती है कि अमूर्त होती है? तो ध्वनि ध्यान रखिएगा, ध्वनि अमूर्त है। ध्वनि क्या है? अमूर्त है। और लिपि को तो अपन देख सकते हैं, कैसा लिख रखा है? अशुद्ध लिख रखा है। आकार प्रकार क्या है? आकार प्रकार क्या है? बनावट कैसी है? वर्णों की सुडोलता कैसी है? तो लिपि को तो अपन देख सकते हैं। तो लिपि कौन सा विज्ञान हो गया? तो लिपि हो गया बच्चों मूर्त विज्ञान। कौन सा हो गया? मूर्त कौशल मान लीजिएगा आप तो। लिपि विज्ञान से जुड़े हुए तो मूर्त कौशल होंगे और ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए अमूर्त कौशल होंगे। लिपि विज्ञान से जुड़े हुए मूर्त कौशल होंगे, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए अमूर्त कौशल होंगे। तो अमूर्त कौशल की बात यहाँ पर अपन करना चाहें तो अमूर्त कौशल दो है। अभी आपने बात की थी सर, एक तो सुन रहे हैं तब भी ध्वनि सुनाई दे रही है और आप बोल रहे हो, तो बोलना भी ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो दो कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, उन्हें अमूर्त कौशल कहा जाता है, सुनना और बोलना को। और बाकी बात करें पठन और लेखन, यानी पढ़ना और लिखना, कौन से कौशल? पढ़ना और लिखना, यह मूर्त कौशल कहलाएंगे क्योंकि इनका संबंध लिपि विज्ञान से है। इससे है, लिपि विज्ञान से है। एक चीज और देखना चाहो तो आप यह यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, यदि आप याद रख पाओ। और जैसे कि माना कि बालक सुनना बोलना तो कहाँ से सीख कर के आता है? सर परिवार से सीख कर आता है। कहाँ से सीख कर आता है? परिवार से सीख कर आता है। सर पढ़ना लिखना बालक कहाँ सीखता है? पढ़ना लिखना विद्यालय में आकर के सीखता है। कहाँ पर सीखता है? विद्यालय में आकर के सीखता है। तो एक बार ये प्रश्न भी आ गया था कि बालक की कौन सी संस्था? तो सुनना बोलना, यहाँ पर समस्या का उपचार नहीं होता है, तो परिवार बालक की अनौपचारिक संस्था है बच्चों। कौन सी संस्था है? परिवार बालक की अनौपचारिक संस्था है। तो बताइएगा, अनौपचारिक कौशल अपन सुनना बोलना बोल सकते हैं। फिर ऐसा नहीं, आप तो ये ध्यान रखिएगा, परिवार बालक की अनौपचारिक संस्था है और विद्यालय बालक की कौन सी संस्था है? सर औपचारिक है। कौन सी है? औपचारिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें। दो चीजें यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दो चीजें बताना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सुनना बोलने वाली पूरी चीजें मैं आपको एक जगह ही एकत्र कर दूंगा। एक जगह ही जितनी भी चीजें पूछी जाती है ना आपसे, जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाती है, एक मिनट रुकिएगा।
चलिए आगे अपन यहाँ पर बात करें तो सुनना और बोलना, इन दोनों कौशलों का विकास होता है प्रत्यक्ष विधि में। किस विधि में होता है? प्रत्यक्ष विधि में, प्रत्यक्ष विधि में। और आगे अपन यहाँ पर बात करें, दो कौशल आप और ध्यान रखिएगा, सुनना बोलना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। पढ़ना और लिखना की बात करें तो इन कौशलों का विकास होता है व्याकरण अनुवाद विधि में। किस विधि में? व्याकरण अनुवाद विधि। और व्याकरण अनुवाद विधि का यह प्रश्न तो विभिन्न परीक्षाओं का हिस्सा रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है। प्रश्न तो विभिन्न परीक्षाओं का हिस्सा रहा है। तो व्याकरण अनुवाद विधि को ही कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है सर? क्योंकि इनके जनक गोपाल कृष्ण भंडारकर हैं, तो भंडारकर विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को क्या कहा जाता है? भंडारकर विधि भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज आप यहां पर क्या ध्यान रखना चाहोगे कि अब अपन श्रवण कौशल की बात करेंगे। अब जाकर के अपनी जो पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, अब अपन पहला कौशल पढ़ते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा श्रवण कौशल को कुछ समझने के बाद में, फिर मैं आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-3-4 प्रश्न पूछूंगा, उसमें पूरा श्रवण कौशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, भाषाई कौशलों की बात कर रहे हैं और भाषाई कौशलों में भी अपन बात करें तो जो कौशल आएगा पहला, वह कौशल अपन लिखते हैं श्रवण कौशल। श्रवण या फिर सुनना कौशल, पहले कौशल की बात कर रहे हैं। श्रवण या फिर सुनना, श्रवण या फिर सुनना कौशल। ठीक है, श्रवण या फिर सुनना कौशल, इसके बारे में आपको क्या क्या तथ्य याद रखना है। इसके बारे में एक बात तो यह ध्यान रखिएगा, दो कौशल भाषा के आधारभूत कौशल कहलाते हैं। सुनना बोलना भाषा के व्याकरण, बिल्कुल बिल्कुल, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण की शिक्षा ही बालक को कक्षा 6 से प्रारंभ करना चाहिए नीरज जी, क्योंकि रायबर ने कहा है कि व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ करना चाहिए। श्रवण कौशल में सुनना बोलना, एक प्रश्न आप लिख लेना कहीं भी, ऐसे प्रश्न आ जाए कि भाषाई कौशलों के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं। भाषाई कौशलों के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं? तो सुनना बोलना भाषाई कौशलों के आधारभूत कौशल है। और प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि चारों ही भाषाई कौशलों का आधारभूत कौशल है, तो फिर सुनना है। तो फिर बताइएगा, सुनना कौशल के बारे में आपने जितनी चीजें पढ़ी है आप लिख करके बता दीजिएगा। श्रवण कौशल के बारे में मैंने आपको बताया है, एक तो ये प्रथम कौशल है। कौन सा कौशल है सर? प्रथम कौशल है। ठीक है, प्रथम कौशल है। फिर आपको ध्यान रखना है सर, यह ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ, किस विज्ञान से जुड़ा हुआ? ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है सर। तो ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है तो अमूर्त कौशल है। कौन सा कौशल है? अमूर्त कौशल है। फिर आपने इसके बारे में यह देखा है कि यह सभी कौशलों का आधारभूत कौशल है। एक बात आपने देखी है, यह सभी कौशलों का आधारभूत कौशल है, आधारभूत कौशल है। एक चीज इसके बारे में आप यह भी पढ़ चुके हो अभी, यह सबसे सरल कौशल है। यह चारों ही कौशलों में सबसे सरल कौशल है। चारों ही कौशलों में सबसे सरल कौशल है। चारों ही कौशलों में सबसे सरल कौशल है। और श्रवण कौशल के बारे में अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अब समझिएगा, आप सुन रहे हो तो सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। इसका उद्देश्य भी हाँ देख चुके हैं अपन। श्रवण कौशल का उद्देश्य अपन ने देखा है अर्थ ग्रहण करना। क्या था इसका उद्देश्य? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। इसका उद्देश्य है सुनकर अर्थ ग्रहण करना।
लेकिन ध्यान रखिएगा, सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, कान के ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है, श्रवण ज्ञानेंद्रिय से। तो सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनना श्रवण कौशल है। सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। अब श्रवण कौशल में अपन बात करें, जैसे बालक सुनना बोलना घर से सीख करके आता है, पढ़ना लिखना विद्यालय में, कक्षा 1 से 5वीं तक की आप शिक्षा करा रहे हो, छोटे बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हो, हालांकि 1 से 5वीं तक तो पाठ्य पुस्तक उतनी महत्व नहीं है, चित्रों वाली पाठ्य पुस्तक ज्यादा महत्व रखती है। लेकिन आप जैसे कुछ बोल रहे हो या फिर श्याम पट पर कुछ उनसे बुलवा रहे हो, तो पहली चीज आप बोलोगे तो आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर, एक अध्यापक के अंदर स्किल नहीं रहेगी तो अपने छात्रों में उसका वो विकास कैसे करेगा। तो पहले तो अध्यापक की यह जिम्मेदारी बनती है कि श्रवण कौशल में कुछ अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का। और कभी कभार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, श्रवण कौशल करते समय अध्यापक को निम्न बातों को ध्यान रख लेना चाहिए कि एक तो उतार चढ़ाव को बोलते अनुतान। यदि अध्यापक कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य कर रहा है तो बिल्कुल उतार चढ़ाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ गद्य शिक्षण करना चाहिए। और यदि वो पद्य शिक्षण कर रहा है तो उचित लय गति के साथ, एक उतार चढ़ाव के साथ उससे बोलना चाहिए। शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करेगा तभी तो बालक शुद्ध सुनेंगे। क्योंकि श्रवण कौशल का सबसे प्रमुख साधन, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा हूं मैं, कि श्रवण कौशल का सबसे प्रमुख साधन यदि आपसे पूछा जाए बालक के लिए, श्रवण कौशल का सबसे प्रमुख साधन आपसे पूछा जाए बालक के लिए, तो शिक्षक मुख है, गुरु मुख है। शिक्षक मुख है और गुरु मुख है। हालांकि अभी विभिन्न सहायक सामग्री के माध्यम से अपन बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री में जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, है ना, या फिर और भी जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है जो ध्वनि को शुद्ध सुनाई देते हैं। आप देख लीजिएगा वर्तमान के जो बालक हैं शॉर्ट वीडियो देख करके ही ऐसे ऐसे अंग्रेजी शब्दों को बोलना सीख गए हैं। वाओ, क्या बोलते हैं, वाओ, ओके, ऐसे ऐसे शब्दों को बोलना सीखते हैं। तो वो देखिएगा, अब वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया है, या फिर जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर भी बहुत छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को बोलना शुद्ध सीख लेते हैं। उसी प्रकार से, लेकिन एक कक्षा कक्ष में जो श्रवण कौशल का विकास का प्रमुख साधन है वह तो शिक्षक मुख है, गुरु मुख है। क्या है, शिक्षक मुख है। बहुत सारी चीजें देखो मायने रखती है कि यदि कक्षा में पढ़ा रहे हो, जैसे कि अपनी ऑफलाइन कक्षा चलती है, ध्यान पूर्वक एक तो विषय वस्तु रुचिकर होना चाहिए। विषय वस्तु रुचिकर नहीं है तो अध्यापक इस रुचि के साथ उन्हें पढ़ाए, इस तरह से बांध करके पढ़ाए कि वह उन्हें ध्यान पूर्वक सुने। और बच्चा ध्यान पूर्वक तब सुनेगा तब वक्ता के प्रति, वक्ता या फिर अध्यापक के प्रति वो श्रद्धा भाव रखेगा। देख लीजिएगा, अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को रोल मॉडल बनना पड़ता है। एक अध्यापक के प्रति यदि बालकों की श्रद्धा भाव जग गई तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनको कैसे सुनना है, फिर बालक क्यों सुनता है टकटकी लगा करके। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं हो कि मतलब जहाँ क्लास चल रही है वहां बहुत कोलाहल हो, कोलाहल होगा तो बताइएगा श्रवण कौशल हो जाएगा क्या। अपन सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं श्रवण कौशल की। सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक सुन करके एक एक चीजों को आत्मसात करना ही श्रवण कौशल है। चलिए, तो यहां पर श्रवण कौशल की बात कर रहे हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। ध्यान रखिएगा, सुनना मात्र, सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि नहीं है, बल्कि बल्कि ध्यान पूर्वक सुनना
ही, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनना ही श्रवण कौशल है। ठीक है, फिर आपसे आगे बात करें, अपन स्लाइड पर चलते हैं, आगे बात करें। आगे बात समझ में, कमेंट लिख दीजिएगा, इतनी बात आपके समझ में आ गई है क्या? चलिए, श्रवण कौशल की आवश्यकता क्यों है सर कक्षा में? श्रवण कौशल की आवश्यकता, तो हेडिंग बना लीजिएगा, श्रवण कौशल की आवश्यकता। हेडिंग बना लीजिएगा, कौशल की श्रवण कौशल की आवश्यकता। छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य होगा सर। संजय जी, अध्यापक पूरे दिन जितनी भी प्रक्रियाओं से छात्र गुजरता है, शब्द भंडार में वृद्धि हो ही जाती है। शब्द भंडार में वृद्धि करना मुख्यतः गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है, लेकिन जितना बालक सुनेगा, श्रवण कौशल से भी शब्द भंडार में वृद्धि हो ही जाएगी, है ना। श्रवण कौशल की आवश्यकता क्यों है सर? क्या जरूरत आ रही है? बच्चा घर से सीख के आता है, फिर कक्षा में उसको फिर सुनना सिखाओ। सुनना नहीं, अच्छा सुनना सिखाना है बच्चों, सुनना नहीं सिखाना है, अच्छा सुनना सिखाना है। क्यों सिखाना है? कि यदि आप पढ़ा रहे हो तो ध्यान पूर्वक सुनेगा, तो सुन करके वो कुछ अपनी बात को पूछ सकेगा। तो सुनकर पुनर्कथन के लिए, यदि उसे कुछ चीज समझ में नहीं आए तो तभी तो नहीं आएगी ना, कि भाई मुझे क्यों समझना है, कि वो ध्यान पूर्वक सुन रहा है, तभी तो उसे ये एहसास हुआ कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। तो सुन करके पुनर्कथन के लिए, सुनकर पुनर्कथन के लिए श्रवण कौशल की आवश्यकता है बच्चों, सुनकर पुनर्कथन के लिए। फिर अपन बात करें शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए। इसके लिए शब्दों के, नोट करते जाइएगा, शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए, शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए, शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए भी किसकी आवश्यकता है? श्रवण कौशल की आवश्यकता है। अनुकरण वाचन के लिए, अरे अनुकरण वाचन तभी कराओगे ना, अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन के लिए किसकी आवश्यकता है? श्रवण कौशल की आवश्यकता है। समझना ध्यान पूर्वक, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अध्यापक कक्षा में जब भी पढ़ाता है, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो उसे बोलते हैं आदर्श वाचन। क्या बोलते हैं? आदर्श वाचन। अध्यापक जब भी कक्षा में जाएगा और कुछ भी पढ़ाएगा तो वो आदर्श वाचन करेगा। अध्यापक के आदर्श वाचन से भी बालक में श्रवण कौशल का विकास होता है, क्योंकि अध्यापक जब पढ़ाता है या पाठ्य पुस्तक का वाचन करता है तो फिर वह आदर्श वाचन में ही करेगा। आदर्श वाचन में मैंने कहा है गद्य शिक्षण का होता है, पद्य शिक्षण का होता है, आदर्श वाचन शिक्षक करता है। जब अध्यापक आदर्श वाचन करेगा तो छात्र सुन रहा होगा, और छात्र सुन रहा होगा तो फिर श्रवण कौशल का विकास होगा कि नहीं होगा? पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, काव्य क्लासेस गुना का। जब अध्यापक आदर्श वाचन कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो सुन रहे हो तभी तो श्रवण कौशल का विकास हो रहा है ना। किसका विकास हो रहा है? श्रवण कौशल का। तो आदर्श वाचन अध्यापक करता है। आपने सुन लिया, अब मैं आपसे ये चीजें पढ़वाऊं फिर से, तो मैंने इनको कैसे बोला है, किस शब्द का उच्चारण किस प्रकार से किया है, इसके लिए ही तो अनुकरण वाचन करवाया जाता है, अनुकरण वाचन करवाया जाता है। ठीक है, तो अनुकरण वाचन के लिए भी किसकी आवश्यकता है? श्रवण कौशल की आवश्यकता है। और शब्दों की पहचान के लिए भी श्रवण कौशल की आवश्यकता है, शब्दों की पहचान के लिए। बोलने पर समझ में आ जाए कि शब्दों की पहचान, शब्दों की पहचान के लिए श्रवण कौशल आवश्यक है। और जब कक्षा में आप आनंद लेते हो, अध्यापक पढ़ा रहा है कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, किसी को भी, तो आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, तो बताइएगा आपके अंदर, मैं कह रहा हूं, सुनने का डिजायर आ गया ना,
यदि आपके अंदर सुनने के गुण आ गए ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में सबसे कठिन काम दूसरे को सुनना ही तो है। तो यदि आपके अंतर्गत सुनने की क्षमता आ गई है, यदि आपके अंतर्गत सुनने की क्षमता आ गई है, तो फिर समझ लीजिएगा, फिर आनंद आ जाएगा जीवन में। क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। ठीक है ना? तो शब्दों की पहचान के लिए और फिर मनोरंजन के लिए। किसके लिए? मनोरंजन। जैसे आप कवि सम्मेलन में गए हैं, हालांकि कवि सम्मेलन में गए हैं और वहां पर आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तभी तो आपको आनंद आएगा। कोई मूवी देखने गए हो तो अपना माइंड लग जाता है ऐसी चीजों में, लेकिन मूवी वगैरह में तो, लेकिन इस जगह पर दिमाग को टिकाना बड़ा कठिन होता है। तो श्रवण कौशल की आवश्यकता, एक पर्सन पूछ लेगा यहां से कि श्रवण कौशल की आवश्यकता को कौन सा कारक इंगित नहीं करता है, तो ऐसा प्रश्न यहां से नहीं वाला पूछा जा सकता है। अगला हेडिंग बना लीजिएगा। अगला हेडिंग आपको बनाना है, श्रवण कौशल में बाधाएं क्या क्या आ सकती है। श्रवण कौशल में बाधाएं। श्रवण कौशल में बाधाएं। श्रवण कौशल में बाधाएं। समाप्त करेंगे आज अपन श्रवण कौशल को पूरा, बार बार आपको नहीं पढ़ना है चीजों को। श्रवण कौशल में बाधाओं की बात करें, अनेक बाधाएं आ सकती है। क्या बाधाएं आ सकती है? जैसे देखिएगा, जैसे बाधा की बात करें, एक बाधा तो आप यही देख लीजिएगा कि वातावरण में कोलाहल होना, वातावरण में शोर शराबा होना, वातावरण में कोलाहल होना। ठीक है, ये भी तो बाधा है। वक्ता द्वारा अस्पष्ट उच्चारण, वक्ता द्वारा अस्पष्ट उच्चारण, वक्ता द्वारा अस्पष्ट उच्चारण। फिर अपन बात करें छात्र का ध्यान, छात्र का ध्यान अन्यत्र होना, छात्र का ध्यान दूसरी जगह होना, अन्यत्र होना, छात्र का ध्यान अन्यत्र होना। फिर अपन आगे बात करें विषय वस्तु का अरुचिकर होना, विषय वस्तु का अरुचिकर होना, विषय वस्तु का अरुचिकर होना, विषय वस्तु का अरुचिकर होना। या फिर अपन यहां पर बात करें श्रवण कौशल में बाधक तत्व है, प्रश्न पूछ लेगा एक यहां से। बिल्कुल, वक्ता द्वारा तीव्र गति से बोलना, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, अस्पष्ट उच्चारण हो गया, तीव्र गति से बोलना यह हो गया। या फिर अपन बात करें यहाँ पर वक्ता का अशुद्ध उच्चारण हो सकता है, वक्ता की संप्रेषण शैली उचित न होना, यह भी हो सकता है। तो वक्ता द्वारा तीव्र गति से बोलना, वक्ता द्वारा तीव्र गति से बोलना, तीव्र से नहीं, धीमी गति से, बिल्कुल धीमी गति से बोलना भी ये भी तो बाधा हो सकती है। दोनों ही चीजें। वक्ता का कैसा उच्चारण होना, अस्पष्ट उच्चारण लिख लिया अपन ने, अस्पष्ट उच्चारण होना। ठीक है, ये श्रवण कौशल की क्या हो जाएगी? बाधाएं हो जाएगी, बाधाएं हो जाएगी श्रवण कौशल की। आगे बात करें श्रवण कौशल के विकास के तत्व। अगला हेडिंग डालिएगा बच्चों, श्रवण कौशल के विकास के तत्व। अगला हेडिंग आपको लिखना है श्रवण कौशल के विकास के तत्व। श्रवण कौशल के विकास के, श्रवण कौशल के विकास के क्या? श्रवण कौशल के विकास के तत्व। तो श्रवण कौशल को आप कैसे कैसे विकास कर सकते हो? श्रवण कौशल का वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव रख करके क्या करना पड़ेगा आपको? वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव रखना। नोट करते जाइएगा, वक्ता के प्रति, वक्ता के प्रति
श्रद्धा भाव रखकर भी श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव रखना। फिर आगे बात करें विषय वस्तु को रुचिकर बना करके, जो बाधाएं देखी थी ना अपन ने श्रवण कौशल की, उनको सही कर दीजिएगा, फिर सब क्या हो जाएंगे, विकास हो जाएगा उनका। वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव रख के विषय वस्तु को रुचिकर बनाकर, विषय वस्तु को कैसा बनाकर, विषय वस्तु को रुचिकर बनाकर, विषय वस्तु को रुचिकर बनाकर। फिर आपको ध्यान रखना है अनेक चीजें हैं, जैसे आप सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हो, सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हो, चलचित्र सामग्री का प्रयोग कर सकते हो, या फिर संप्रेषण माध्यम को उचित करना है आपको, संप्रेषण माध्यम उचित करके, संप्रेषण माध्यम उचित करके। तो ये क्या हो जाएंगे, श्रवण कौशल के विकास के तत्व। अब श्रवण कौशल के विकास के साधन, अगला हेडिंग लिखो, श्रवण कौशल के विकास के साधन। अगला हेडिंग लिखना है श्रवण कौशल के विकास के साधन। श्रवण कौशल के विकास के क्या करना है, साधन। इसके बाद अपन श्रवण कौशल के विकास की विधियां पढ़ेंगे, और विधियों के बाद 3 प्रकार की शक्ति काम करती है श्रवण कौशल में, अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति। 3 शक्तियां होती है, और उसमें कभी कभार वो प्रश्न पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि श्रवण कौशल में कौन सी शक्ति काम नहीं करती, और ऑप्शन देता है कल्पना शक्ति। तो कल्पना शक्ति तो कहानी शिक्षण की है ना। तो श्रवण कौशल का प्रमुख साधन, ये प्रश्न रीट में पूछा गया था, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन यानी श्रवण कौशल के विकास के साधन, किन किन माध्यम से आप श्रवण कौशल का विकास कर सकते हो। तो इसका मुख्य साधन की बात करें तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन की बात करें तो वो तो शिक्षक मुख या फिर गुरुमुख है, वो तो गुरुमुख या फिर शिक्षक मुख, शिक्षक के द्वारा, ये मुख्य साधन, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर अभी वर्तमान में बहुत सारे साधन चल रहे हैं, बस शब्द शुद्धिकरण उचित होना चाहिए, ऐसे प्रयोग करना चाहिए, जैसे रेडियो, रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। ध्यान रखिएगा, एक बार रीट में प्रश्न आ गया था कि रेडियो की सीमाओं को कौन दूर करता है, तो टेप रिकॉर्डर उसका आंसर माना गया था। रेडियो की सीमाओं को दूर कौन करता है, टेप रिकॉर्डर। श्रवण कौशल के विकास के साधन की बात करें तो कंप्यूटर भी आ जाएगा यहाँ पर, परिवार भी है, परिवार, परिवार आ जाएगा, और आ जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, श्रवण कौशल के विकास के साधन के बाद श्रवण कौशल की विधियां, इसकी बात करते हैं, श्रवण कौशल की विधियां। हेडिंग लिखिएगा अगला, श्रवण कौशल की विधियां। श्रवण कौशल की विधियां, श्रवण कौशल की विधियों की बात करें तो श्रवण कौशल का विकास वैसे प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए, चारों ही कौशलों का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। देखो, प्राथमिक का तात्पर्य कक्षा 1 से 5वीं तक है, और बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से 8वीं तक है। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8वीं तक है, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5वीं तक है। तो श्रवण कौशल की विधियों की बात करें तो विशेषतः तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक स्तर पर। पहला स्तर अपन ले ले, प्राथमिक स्तर। श्रवण कौशल की विधियां प्राथमिक स्तर पर सिंपल सी विधियां हैं, जैसे शिशु गीत है, यदि आप छोटे बच्चों को पढ़ाया हो तो आपको याद होगा, प्राथमिक स्तर पर शिशु गीत आपको गाना है, शिशु गीत है, बाल गीत है, अभिनय गीत है, ऐसी विधियों का प्रयोग आपको श्रवण
कौशल के विकास में प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए। गीत की बात है, अभिनय नहीं करेंगे यहाँ पर, अभिनय तो नाटक शिक्षण की विधि हो जाएगी, पीछे गीत आ रहा है। इसके बाद प्राथमिक स्तर के बाद अपन बात करें माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर आप बालकों में श्रवण कौशल के विकास के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हो, तो माध्यमिक स्तर पर अपन बात करें कथा और आदर्श वाचन के माध्यम से। कथा सुना सकते हो, कथा श्रवण या फिर आदर्श वाचन के माध्यम से, ठीक है। माध्यमिक स्तर के बाद उच्च स्तर पर तो बहुत सारी विधियां हैं, आप डिबेट करा लीजिएगा, वाद विवाद करा लीजिएगा, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता करवा लीजिएगा। किस स्तर पर? उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर श्रवण कौशल की विधियों की बात करें उच्च स्तर पर, तो लीजिएगा, नोट्स आप बना रहे होंगे। तो उच्च स्तर पर बात करें तो वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि मान लीजिएगा, या फिर संगोष्ठी, वाद विवाद विधि, संगोष्ठी, वार्तालाप, यानी जहां भी सामाजिक वातावरण बनेगा, व्यक्ति मिलेंगे तो वैसे ही अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो वहां भी सुना जाएगा, तो फिर श्रवण कौशल का विकास होगा। चर्चा, चर्चा परिचर्चा करा लीजिएगा। यह तो हो गई विधियां। अब एक पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा, यहां पर श्रवण कौशल के विकास की अंतिम टॉपिक है, आज की क्लास को फिर समापन करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, श्रवण कौशल के विकास की शक्तियां। श्रवण कौशल के विकास की, श्रवण कौशल के विकास में 3 शक्तियां काम करती है। श्रवण कौशल के विकास की शक्तियां, श्रवण कौशल के विकास की 3 शक्तियां आप याद रखिएगा, क्योंकि एक बार सिटेटिव प्रश्न आ गया था कि कौन सी शक्ति का विकास श्रवण कौशल में नहीं होता है। कौन सी? संगोष्ठी का मतलब एक बैठक के द्वारा वार्तालाप करना ही है संगोष्ठी। श्रवण कौशल के विकास की शक्तियों में बात करें तो एक तो आप ध्यान रखिएगा अंतर्बोध शक्ति। कौन सी शक्ति? अंतर्बोध शक्ति। एक आपको याद रखना है बोधन शक्ति। बोधन शक्ति। श्रवण कौशल से बालक में 3 शक्तियों का विकास होता है, अंतर्बोध शक्ति, अंतर्बोध शक्ति, बोधन शक्ति, और एक शक्ति का नाम है बच्चों धारण शक्ति। कौन सी शक्ति? धारण शक्ति। वो क्या करता है कि ऑप्शन में देता है कल्पना शक्ति। ऑप्शन में क्या देता है? कल्पना शक्ति। तो कल्पना शक्ति का विकास तो कहानी शिक्षण से होता है बच्चों। किससे होता है? कहानी शिक्षण से। थोड़ा सा इनको समझ लीजिएगा एक एक शब्द में। अंतर्बोध शक्ति का तात्पर्य यह है कि जैसे शब्द आ गए, मिलते जुलते शब्द आ गए, जैसे मिलते जुलते शब्द आ गए, अनल अनिल आ गया, तो ऐसे शब्दों में यदि वो अंतर करना सीख गया, अंतर्बोध शक्ति का मतलब जैसे शब्द बोला सर ने जलज, जलज और जलद एक साथ बोल दिया उन्होंने। कक्ष में किसी अध्यापक ने जलज जलद बोला, जलज जलद, और उसे तुरंत थोड़ी ध्वनि में अंतर नजर आ गया दोनों में, तो सुनते सुनते उसमें यदि शब्दों में एक एक वर्ण में अंतर करने की क्षमता का विकास हो गया, तो श्रवण कौशल की क्षमता का विकास हो गया है। क्योंकि अंतर ज्यादा नहीं है, यहाँ जय का है, यहाँ दय का है, तो अंतर्बोध शक्ति, बोध यानी समझ होता है कि दोनों शब्दों में सुनने पर अंतर कर पाए, तो अंतर्बोध शक्ति है। जलज यानी क्या होता है? अर्थ नहीं पूछा जाएगा वहां पर, कमल होता है, ये बादल होता है। बोधन शक्ति का तात्पर्य है, बोधन शक्ति का मतलब है कि अर्थ समझ का विकास हो गया, यहाँ पर अर्थ समझ का विकास हो गया। और धारण शक्ति उसे कहते हैं कि जो सुना हुआ ज्ञान है उसे लंबे समय तक चिर स्थायी माइंड में स्थायी बनाकर रखना धारण शक्ति है। तो ये अपना श्रवण कौशल था आज का, है ना। श्रवण कौशल की ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी।
है ना। और श्रवण कौशल पूरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन श्रवण के बाद भाषण कौशल को लेकर के, बोलना कौशल को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।